नमस्कार, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट में आपका स्वागत है। आज इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एस्टॉपेल, हिंदी में जिसे विबंध कहते हैं, उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 8 में एस्टॉपेल की जो प्रिंसिपल है उसका ओरिजिन कहाँ से आया, उसका बेसिक क्या है, जूरिस्प्रूडेंशियल बेसिस क्या है, टाइप ऑफ एस्टॉपेल और कौन सा टाइप इंडियन एविडेंस एक्ट के चैप्टर 8 में एम्बोडिड है, उसे हम डिटेल में देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यह जान लीजिए कि बेस ऑफ एस्टॉपेल इक्विटी है, लेकिन इंडिया में एस्टॉपेल इज ए स्टैट्यूटरी डॉक्ट्रिन एम्बोडेड इन द चैप्टर 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट विच कंटेन सेक्शन 115, 116 एंड 117। स्टार्ट करते हैं। बेस ऑफ एस्टॉपेल जो है वह तो आपको पता है कि इक्विटी है, लेकिन इंडिया में एस्टॉपेल इज ए एम्बोडेड डॉक्ट्रिन इन इंडियन एविडेंस एक्ट। भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल स्टैट्यूटरी या एनेक्टेड स्टेटस रखता है। एस्टॉपेल वर्ड जो है वह फ्रेंच वर्ड एस्टॉपर से डिराइव किया गया है। फ्रेंच वर्ड एस्टॉपर से डिराइव किया गया है जिसका मीनिंग होता है टू स्टॉप अप। एस्टॉपेल जो है वो अ लीगल वर्ड टू alleging or denying a fact because of one's own previous action or word to the contrary, अर्थात अपने स्वयं के पिछले कार्यों या विपरीत शब्दों के कारण किसी तथ्य को नकारने या उसका खंडन करने पर कानूनी रोक को ही हम विबंध कहते हैं। विबंध जो है वह क्या है कि अपने स्वयं के पिछले कार्यों या विपरीत शब्दों के कारण किसी तथ्य को नकारने या उसका खंडन करने पर कानूनी रोक है। अब आते हैं हम एस्टॉपेल के जूरिस्प्रूडेंशियल बेसिस पे। व्हाट इज द जूरिस्प्रूडेंशियल बेसिस ऑफ द एस्टॉपेल? तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि एस्टॉपेल का बेस क्या है, इक्विटी है। विबंध का मूल आधार साम्य है और यह लैटिन टर्म एस्टॉपेल जो है वह एक लैटिन मैगजीम, लीगल मैगजीम जिसे हम जानते हैं अपने यहाँ, तो लीगल मैगजीम जो कि लैटिन में है उससे डिराइव किया गया है। क्या नाम है इसका? उसका इस लीगल मैगजीम का नाम है एलेगेंस कंट्रेरिया नॉन एस्ट ऑडियंडस। एलेगेंस कंट्रेरिया नॉन एस्ट ऑडियंडस, जिसका अर्थ होता है कि जो परस्पर विरोधी बातों का विकथन करता है उसकी सुनवाई नहीं होगी। अर्थात प्रतिकूल बात करने वाले व्यक्ति को नहीं सुना जाना चाहिए। एस्टॉपेल इज एक्सेप्शन ऑफ द लीगल मैगजीम नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, यह जिसका अर्थ होता है नो वन कैन कन्फर अ बेटर टाइटल। कोई भी व्यक्ति उस स्वत से बेहतर स्वत अंतरित नहीं कर सकता जिसका वह धारक है। इस सिद्धांत का विबंध जो है वह अपवाद है। इस सिद्धांत का अपवाद के स्वरूप में विबंध है। और जैसा कि आपको पता होगा कि एस्टॉपेल एलेगेंस कंट्रेरिया नॉन एस्ट ऑडियंडस पे बेस है, जिसका अर्थ होता है यू कैन नॉट एप्रोब्रेट and retrobate simultaneously, you cannot blow hot and cold in same breath। और कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टॉपेल पहली बार दुनिया ने 1837 में पिकर्ड वर्सेस सियर के मामले में जाना। पिकर्ड वर्सेस सियर के मामले में पहली बार 1837 में दुनिया ने जाना। और आप लोग कमेंट में यह बताइएगा कि यह केस किस जज ने डिलीवर किया था। अब आते हैं हम टाइप ऑफ एस्टॉपेल पे आ जाते हैं। तो टाइप ऑफ एस्टॉपेल जब आप जानेंगे तो तीन तरह के एस्टॉपेल होते हैं: एस्टॉपेल बाय कंडक्ट, एस्टॉपेल बाय डीड एंड एस्टॉपेल बाय रिकॉर्ड और क्वासी रिकॉर्ड। यह तीन तरह के एस्टॉपेल होते हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि एस्टॉपेल बाय कंडक्ट और पैस क्या होता है। तो एस्टॉपेल बाय कंडक्ट और पैस जो होता है यह एक इंटेंशनली मिसरिप्रेजेंटेशन से अराइव होता है, चाहे मिसरिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। यह एक व्यपदेशन से उत्पन्न होता है, चाहे वह व्यपदेशन सीधे तौर पे किया गया हो या विवक्षित तौर पे किया गया हो। मिसरिप्रेजेंटेशन एक्ट या ओमिशन द्वारा किया जा सकता है। और आचरण द्वारा विबंध वहाँ उत्पन्न नहीं होता जहाँ व्यपदेशित व्यक्ति वस्तु स्थिति से अवगत होता है। अगर जो मिसरिप्रेजेंटेड पर्सन है वह उस स्टेटस से कि उससे मिसरिप्रेजेंट किया जा रहा है, व्हाट इज द रियल स्टेटस, उसे पता है, तो वहाँ पर एस्टॉपेल एप्लीकेबल नहीं होगा। मिसरिप्रेजेंटेशन इंटेंशनली होना चाहिए। मिसरिप्रेजेंटेड पर्सन ने ऐसे मिसरिप्रेजेंटेशन पर अमल किया हो और अपने आप में एक ऐसी चेंज लाया हो,
जो अलाभकर परिवर्तन हो। तो ए ने बी से मिस रिप्रेजेंट किया और बी उस मिस रिप्रेजेंटेशन के प्रभाव में अपनी स्टेटस में अलाभकर परिवर्तन कर लेता है, चेंज कर लेता है अपनी स्टेटस में, अलाभकर परिवर्तन कर लेता है। तब यहाँ पे ए को स्टॉपेल से बाध किया जाएगा। तो स्टॉपेल बाई कंडक्ट क्या होता है? तो स्टॉपेल बाई कंडक्ट इंटेंशनली मिस रिप्रेजेंटेशन से अराइव होता है, चाहे मिस रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। मिस रिप्रेजेंटेशन एक्ट या ओमिशन के द्वारा किया जा सकता है। और अभी मैंने एक बात और बताई कि आचरण द्वारा विबंध वहाँ उत्पन्न नहीं होता जहाँ व्यपदेशित व्यक्ति वस्तु स्थिति से अवगत होता है। और ऐसा मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष वाले मामले में कहा गया था। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़े होंगे उन्हें याद होगा, 1903 का यह केस है। इस वाले मामले में कहा गया था कि आचरण द्वारा विबंध वहाँ उत्पन्न नहीं होता जहाँ व्यपदेशित व्यक्ति वस्तु स्थिति से अवगत हो। तो मिस रिप्रेजेंटेशन इंटेंशनली होना चाहिए। अगर मिस रिप्रेजेंटेड व्यक्ति जो है वह मिस रिप्रेजेंटेशन से अवगत है तो वहाँ पे स्टॉपेल एप्लीकेबल नहीं होगा। और मिस रिप्रेजेंटेशन इंटेंशनली होना चाहिए और मिस रिप्रेजेंटेड पर्सन ने उस मिस रिप्रेजेंटेशन के इफेक्ट में अपने स्टेटस में चेंज किया, उस मिस रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करते हुए अपने स्टेटस में चेंज किया और उससे यह न पता हो कि व्हाट इज द रियल स्टेटस ऑफ दैट मिस रिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं हम स्टॉपेल बाय डीड पे। अभी तक तो हमने स्टॉपेल बाय पैस देखा, स्टॉपेल बाय कंडक्ट। अब आते हैं स्टॉपेल बाय डीड। दूसरा टाइप का है स्टॉपेल, जिसे कि हम विबंध द्वारा, विबंध कैसे, विलेख द्वारा विबंध कहते हैं, विलेख द्वारा विबंध कहते हैं। स्टॉपेल बाय डीड को विलेख द्वारा विबंध कहते हैं। तो दूसरे टाइप पे आते हैं। दूसरा टाइप क्या है कि इट अराइव फ्रॉम लीगली एग्जीक्यूटेड डीड बिटवीन पार्टी। अगर दो पार्टी हैं, मान लीजिए पार्टी ए और पार्टी बी है, और इन दोनों के बीच में कोई डीड है जो कि लीगली एग्जीक्यूटेड है, लीगली एग्जीक्यूटेड डीड है, तब यह स्टॉपेल बाय डीड अराइव होगा। यह पक्षकारों के मध्य विधितन निष्पादित विलेख से उत्पन्न होता है। डीड के पक्षकार डीड में किए गए कथनों से मुकर नहीं सकते। जो पार्टी डीड में है, अगर वह डीड में जो रजिस्टर्ड डीड है उनके बीच में जो एग्जीक्यूटेड डीड है, उस एग्जीक्यूटेड डीड में जो कुछ भी उन्होंने स्टेटमेंट किया उससे वह डिनाई नहीं कर सकते हैं। स्टॉपेल बाय डीड के लिए यह आवश्यक है कि दस्तावेज सम्यक रूप से हस्ताक्षरित हों तथा साक्षीकृत हों। स्टॉपेल बाय डीड का बेस एग्जीक्यूटेड डीड में किए गए मटेरियल स्टेटमेंट होते हैं। ऐसे स्टेटमेंट पक्षकारों और उनके हित प्रतिनिधियों को आबद्ध करते हैं। अब नेक्स्ट है स्टॉपेल बाय रिकॉर्ड और स्टॉपेल बाय क्वासी रिकॉर्ड। तो स्टॉपेल बाय रिकॉर्ड और स्टॉपेल बाय क्वासी रिकॉर्ड कहाँ पे है? तो स्टॉपेल बाय रिकॉर्ड और स्टॉपेल बाय क्वासी रिकॉर्ड जो है उसका प्रोविजन आपको सेक्शन 11 सीपीसी में एम्बॉडीड डॉक्ट्रिन मिल जाएगा आपको, जिसे कि हम रेस जुडिकेटा के नाम से भी जानते हैं। तो स्टॉपेल बाय रिकॉर्ड और स्टॉपेल बाय क्वासी रिकॉर्ड सेक्शन 11 सीपीसी में रेस जुडिकेटा के रूप में इनकॉर्पोरेटेड है और सक्षम न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर, कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर अंतिम रूप से विनिश्चित किए गए बिंदु, वाद या कार्रवाई के दोनों पक्षों को आबद्ध करते हैं। इस प्रकार अवधारित बिंदु को पक्षकार या उसके हित प्रतिनिधि किसी नए वाद या कार्रवाई में प्रश्नगत नहीं कर सकते हैं। जहां निर्णय किसी अभिलेख न्यायालय द्वारा दिया गया हो वहां फलित विबंध अभिलेख द्वारा विबंध होता है। जैसे कि मान लीजिए दो पार्टी हैं, पार्टी नंबर A1 एंड पार्टी नंबर B1, ये दो पार्टी हैं, इनके बीच में कोई मैटर आता है तो वह मैटर इनके बीच में आता है, इन दोनों लोगों को कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट के द्वारा सुना जाता है, कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा सुना जाता है। तो सेक्शन 11 सीपीसी क्या कहता है? सेक्शन 11 सीपीसी कहता है कि सेम कॉज ऑफ एक्शन,
सेम पार्टी और सेम स्टेटस में, सेम कैपेसिटी में अगर सूट उनके बीच में लिटिगेशन होता है तो फर्दर सूट जो है वो डिनाई कर देता है सेक्शन 11। यही रेस जुडिकेटा का कंसेप्ट है और वही स्टॉपेल बाय रिकॉर्ड का बेस है। तो स्टॉपेल बाय रिकॉर्ड और क्वासी रिकॉर्ड सेक्शन 11 सीपीसी में रेस जुडिकेटा के फॉर्म में इनकॉर्पोरेटेड है। अब हम आते हैं स्टॉपेल अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या है, स्टॉपेल का डॉक्ट्रिन इंडियन एविडेंस एक्ट में किस तरह से इनकॉर्पोरेटेड किया है, इसे देखते हैं। तो आप जब इंडियन एविडेंस एक्ट में देखेंगे तो सेक्शन 115 ये डेफिनेशन एंड जनरल रूल ऑफ स्टॉपेल बताता है, सेक्शन 116 स्पेसिफिक रूल ऑफ स्टॉपेल बताता है और सेक्शन 117 भी स्पेसिफिक रूल ऑफ स्टॉपेल बताता है। 116 और 117 में थोड़ा सा अंतर है। 116 जो है स्पेसिफिक रूल ऑफ स्टॉपेल ऑन द बेसिस ऑफ द टाइटल है और 117 जो स्पेसिफिक रूल ऑफ स्टॉपेल ऑन द बेस ऑफ द अथॉरिटी है। तो अब आते हैं सेक्शन 115 क्या कहता है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए सेक्शन 115 कहता है कि व्हेन वन पर्सन हैज बाय हिज डिक्लेरेशन एक्ट और ओमिशन intentionally cause or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be permitted in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing. Clear? एक बार हिंदी में देखते हैं। जबकि एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा, कार्य या लोप द्वारा अन्य व्यक्ति को विश्वास साशय कराया है या कर लेने दिया है कि कोई बात सत्य है और ऐसे विश्वास पर कार्य कराया या करने दिया है, तब न तो उसे और न उसके प्रतिनिधि को अपने और ऐसे व्यक्ति के या उसके प्रतिनिधि के बीच किसी वाद या कार्रवाई में उस बात की सत्यता का प्रत्याख्यान करने दिया जाएगा। तो ये आपका सेक्शन 115 में डेफिनेशन बता गया। एक बात तो आपको क्लियर हो गई सेक्शन 115 पढ़ने से कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो धारा 115 में विबंध परिभाषित किया गया है वह कैसा विबंध है, आचरण द्वारा विबंध है, स्टॉपेल बाय कंडक्ट है सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो धारा 115 के आवश्यक तथ्य क्या है। तो धारा 115 के आवश्यक तथ्य यह है कि वादी ने प्रतिवादी के समक्ष कोई व्यपदेशन किया हो, ऐसा व्यपदेशन घोषणा, कृत्य या लोप द्वारा किया गया हो। ऐसे व्यपदेशन द्वारा वादी ने प्रतिवादी को किसी बात के सत्य होने का साशय विश्वास कराया हो या कर लेने दिया हो और उसके परिणाम स्वरूप प्रतिवादी ने ऐसे व्यपदेशन पर अमल करते हुए अपनी स्थिति में अलाभकर परिवर्तन कर लिया हो। अगर ये चारों अपेक्षाएं संतुष्ट हो जाती हैं तब वादी अपने व्यपदेशन से आबद्ध होगा तथा वह उससे मुकर नहीं सकेगा। धारा 115 में एक इलस्ट्रेशन दिया है। इलस्ट्रेशन क्या कहता है, कहता है कि ए इंटेंशनली और फॉल्सली बी को यह विश्वास कराता है या विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि कोई भूमि ए की है और तद द्वारा बी को उससे परचेज करने और उसका मूल्य चुकाने के लिए उत्प्रेरित करता है। तत्पश्चात वह भूमि ए की प्रॉपर्टी हो जाती है। जब उसने बी को मिसरिप्रेजेंट किया था उस टाइम पे वो प्रॉपर्टी ए की नहीं थी, लेकिन बाद में वह प्रॉपर्टी ए की हो जाती है और ए इस आधार पर कि जो विक्रय हुआ था, जब उन दोनों के लोगों के बीच में सेल का एग्रीमेंट हुआ था, उस टाइम पे विक्रय के समय उसका उस प्रॉपर्टी में मीन्स ए का उस प्रॉपर्टी में जिसका वो मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा था कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए विक्रय को सेट असाइड कर दिया जाए, अपास्त कर दिया जाए। तो ऐसे मामले में ए को अपने मिसरिप्रेजेंटेशन से मुकरने नहीं दिया जाएगा। ये इलस्ट्रेशन कहता है। बेयर में देखिएगा, बेयर में आपको इलस्ट्रेशन काफ़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा और यह इलस्ट्रेशन जो है वह पिकर्ड वर्सेस सीएट 1837 के केस पे डिपेंड है और यह कहता है कि यू
कैन नॉट एप्रोबेट एंड रेट्रोबेट साइमल्टेनियसली, यू कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रीथ, ए विल बी स्टॉप्ड, ए विल बी हेल्ड बाउंड, अलाउ नॉट टू रिलाइव, उसे मुकरने नहीं दिया जाएगा। जब दूसरा व्यक्ति एक्चुअल कंडीशन से अवगत है तब उस पर स्टॉपेल लागू नहीं होता है। यह बात मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष वाले मामले में कही गई कि अगर मिसरिप्रेजेंटेड पर्सन जो है वो एक्चुअल कंडीशन से नोन है तब वहां पे स्टॉपेल का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। अब आते हैं हम सेक्शन 116 एंड 117 पे। सेक्शन 116 जो है वह स्पेसिफिक स्टॉपेल ऑन द बेस ऑफ द टाइटल की बात करता है और सेक्शन 117 जो है वह स्पेसिफिक स्टॉपेल ऑन द बेस ऑफ अथॉरिटी की बात करता है। सेक्शन 116 स्पेसिफिक स्टॉपेल ऑन द बेस ऑफ द टाइटल इनकॉर्पोरेटेड करता है और सेक्शन 117 स्पेसिफिक स्टॉपेल ऑन द बेस ऑफ द अथॉरिटी को इनकॉर्पोरेटेड करता है। अब जब हम धारा 116 देखेंगे, सेक्शन 116 देखेंगे तो हम पाएंगे कि सेक्शन 116 में लाइसेंसर और लाइसेंसी के बीच में स्टॉपेल की बात है और लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में स्टॉपेल की बात है। और जब हम 117 देखेंगे तो यहाँ पे हम तीन तरह पाएंगे। क्या क्या पाएंगे? लाइसेंसर और लाइसेंसी के बीच में ऑन द बेस ऑफ द अथॉरिटी स्टॉपेल की बात है, बेलर एंड बेली के बीच में भी ऑन द बेस ऑफ द अथॉरिटी स्टॉपेल की बात है और ड्रॉवर और ड्रॉ एक्सेप्टर के बीच में ऑन द बेस ऑफ द अथॉरिटी की बात है। अब 116 पे आते हैं। 116 में आप यह पा रहे होंगे, जब 116 पढ़ रहे होंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि अगर किसी प्रॉपर्टी पे किसी पर्सन का पोजीशन है और पोजीशन जिसका है उसके लाइसेंस पर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पर अगर कोई व्यक्ति आता है, कोई अनदर पर्सन आता है, लाइसेंस पे आता है यानी कि लाइसेंसी आता है, तो उस लाइसेंसी को इस बात से इनकार नहीं कर सके, वह लाइसेंसी इस बात से इनकार नहीं कर सकेगा कि लाइसेंस देते टाइम कब्जा धारक को कब्जे का स्वत्र प्राप्त था। थोड़ा सा टेक्निकल अच्छे से समझिएगा कि उस लाइसेंसी को लॉ जो सेक्शन 116 यह उस लाइसेंसी को अथराइज नहीं करती है कि वह लाइसेंसी यह कहे कि लाइसेंसर जब मुझे लाइसेंस दे रहा था उस टाइम पे उसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं था, यह कहने का सेंस है। और इसी में जब आप आगे देखते हैं तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट की बात होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी के लैंडलॉर्ड और टेनेंट की बात होती है जब, तो आप क्या पाते हैं प्रोविज़न? तो यह प्रोविज़न कहता है कि किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में अगर ऐसा टेनेंसी है तो टेनेंसी के दौरान उस टेनेंट को अथराइज नहीं किया जाएगा कि वह टेनेंट यह कहे कि जब लैंडलॉर्ड ने उसे प्रॉपर्टी टेनेंसी के लिए दी थी उस टाइम पे लैंडलॉर्ड को उस प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं था। अच्छे से देखिएगा, बहुत ही टेक्निकल है, बड़े इत्मीनान से पढ़िएगा। 116 बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब आते हैं हम सेक्शन 117 पे। धारा 117 धारा 117 जो है वह लाइसेंसर और लाइसेंसी के बीच में स्टॉपेल की प्रोविज़न करता है जो कि ऑन द बेस ऑफ द अथॉरिटी है। और धारा 117 यह कहता है कि लाइसेंसी जो है वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि लाइसेंस के स्टार्ट होने के टाइम पे लाइसेंसर को लाइसेंस देने का प्राधिकार था। अर्थात ऐसे समझिए कि लाइसेंसी को सेक्शन 117 अथराइज नहीं करता है कि लाइसेंसी यह कह सके कि जब लाइसेंसर ने उसे लाइसेंस दिया था उस टाइम पे लाइसेंसर को अथॉरिटी ही नहीं थी लाइसेंस देने की। और फिर आगे इसी में यह भी प्रोविज़न है कि ड्रॉवर और एक्सेप्टर वाला प्रोविज़न है कि अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है और उस बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्रॉवर जो है वह उस बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है और ड्रॉ करके किसी को देता है और वह एक्सेप्ट कर लेता है, तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर है उसे यह सेक्शन 117 अथराइज नहीं करती है कि वह एक्सेप्टर यह कह सके कि जो ड्रॉवर है जब वह बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहा था उस टाइम पे उसे ड्रॉ करने की अथॉरिटी नहीं थी, वह स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप क्यों? क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो जब आपने एक्सेप्ट किया तब आप कैसे कह सकते हैं? आप तो स्टॉप हो गए स्टॉपेल से। और
इसी में लास्ट में बेलर और बेली वाला प्रोविज़न है। तो यहाँ पे भी सेम है कि बेली इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि जिस टाइम पे बेलर ने कोई प्रॉपर्टी उसके पास बेलमेंट की थी उस टाइम पे बेलर को बेलमेंट करने का राइट था। अर्थात बेली को यह सेक्शन अथॉराइज नहीं करती है कि बेली यह कह सके कि जब बेलर ने प्रॉपर्टी उसके पास बेलमेंट की थी तो उसे बेलमेंट करने का राइट नहीं था, वह स्टॉपेल से बाउंड होगा। यह हमारा कंप्लीट स्टॉपेल था। इसके बाद भी 2-3 चीज़ें आती हैं कि इसके बाद आता है आपका वचनात्मक विबंध जिसे कहते हैं प्रोमिजरी स्टॉपेल। तो वो हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ते हैं, इसमें नहीं देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में देखते हैं। और कुछ केस लॉ हैं स्टॉपेल पे, वो ध्यान दीजिएगा। 2-3 केस लॉ काफ़ी ज़्यादा लीडिंग केस जिन्हें कहा जाता है। तो एक है शरद चंद डे वर्सेज गोपाल चंद लाहा, ILR 20 कलकत्ता का केस है। दूसरा केस है श्री कृष्ण वर्सेज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, AIR 1976 सुप्रीम कोर्ट 376 है। और चौथा है शिव श्याम वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य 2004 और पुरुषोत्तम दास वर्नाम भगवान शरण 2003। ये 4 इंपॉर्टेंट केस हैं, ये केस देख लीजिएगा। बाकी ये कंप्लीट हुआ स्टॉपेल डिटेल में, अच्छे से इसे कई बार देखिएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग भी हमारी पेड मेंबरशिप लेना चाहते हैं वह कांटेक्ट करके ले सकते हैं। धन्यवाद।